ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन राइस। कैसे होता है, अगर सीड से ग्रोथ होता है, पूरा ग्रोथ मतलब टाइम किसको बोलते हैं, ग्रोथ पीरियड होता है पूरा, मतलब सीड सोइंग से मतलब आपको जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें आता है। तो कितना टाइम लेता है, कितना ड्यूरेशन लेता है, उसी हिसाब से हम लोग प्लांट को बोलते हैं। कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, कोई मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप है। ठीक है, जैसे राइस के लिए बोला जाता है कि 70 से 100 दिन तक का क्रॉप जो होता है, 90-100 दिन तक का क्रॉप, उसको बोलते हैं अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप, मतलब वो जल्दी क्रॉप मैच्योर हो जाता है। 100 से 130 दिन तक जो क्रॉप होता है उसको बोलते हैं मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप, मतलब बीच वाला क्रॉप। और ऊपर से जो से बढ़ गया 130 से, या ऊपर से 140 से 160 दिन में जो मैच्योर होता है उसको बोलते हैं लेट मैच्योरिंग क्रॉप। ठीक है, लेट वैरायटीज जो बोलते हैं लेट मैच्योरिंग क्रॉप। ओके, उसी तरह क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब किस तरह के कंडीशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में वो ग्रो करता है। और सॉइल रिक्वायरमेंट मतलब कैसे मिट्टी पे वो ग्रो कर सकता है राइस। तो यही आज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग अगर देखें तो पहले अगर राइस का पूरा फेज ड्यूरेशन जो राइस होता है सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेजेस और स्टेजेस। उसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। ग्रोथ फेज जो होता है वो 3 भाग में बांटा गया, 3 में। एक हो गया आपको वेजिटेटिव फेज। ठीक है, वेजिटेटिव मतलब जिसमें खाली उसका प्लांट बढ़ेगा, कोई आपको फसल मतलब कोई ईल्ड कुछ नहीं देगा, कोई आपको दाना नहीं होगा उस समय, तो सिर्फ वो वेजिटेटिव या दाना होने का कोई शुरुआत भी नहीं होगा उसमें, तो वो कहलाता है वेजिटेटिव फेज। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब दाना शुरू होने से लेके दाना बनने तक जो होता है चावल का ग्रेन जो बनने तक का जो स्टेज होगा वो रिप्रोडक्टिव स्टेज कहलाएगा। और रैपनिंग है, दाना बन गया, दाना बनने से पकने तक, पूरा मैच्योर होने तक जो टाइम लेगा, फेज लेगा, वो कहलाता है रैपनिंग फेज। तो उसी तरह वेजिटेटिव फेज क्या, सीड जर्मिनेशन से पेनिकल इनिशिएशन, मतलब पेनिकल किसको बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या हो गया, फ्लावर हो गया। फ्लावर होने का मतलब है कि वहां से आपका रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होगा। तो जब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होगा तो एक फेज खत्म होगा, तभी तो आदमी को जैसे फेज को बांटा जाता है, बच्चे बचपन है, जवान है, बूढ़ा है, होता है ना। तो एक तरह से समझिए कि उसी तरह से जब बचपन खत्म होगा तभी जवानी शुरू होती है, यंग एज शुरू होता है। तो जब आपका रिप्रोडक्टिव फेज जहाँ शुरू हो रहा है वहां वेजिटेटिव फेज खत्म होगा। ओके, तो वेजिटेटिव फेज खत्म कहाँ होगा, फ्लावरिंग शुरू होने पर पेनिकल इनिशिएशन। पेनिकल इनिशिएशन मतलब आपको जब लगे कि अब फ्लावरिंग का स्टेज आ रहा है, फ्लावर दिखेगा नहीं, फ्लावर शुरू होने का इनिशिएट हुआ है अभी, मतलब ऊपर का जो आपका सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो ये होता है बड होगा, वो स्वेल कर जाएगा, वो दिखने लगेगा कि अब इसके अंदर हो सकता है फ्लावर होगा, तो वो कहलाता है पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। ठीक है, ये सीड जर्मिनेशन से लेके पूरा आपको रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होने तक कहलाएगा। फिर पेनिकल इनिशिएशन से लेके फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का मतलब हो गया उसमें फर्टिलाइजेशन तक होगा। ठीक है, सीड डेवलपमेंट कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब फर्टिलाइजर सीड डेवलपमेंट का इनिशिएशन, तो अब जब सीड बन जाएगा तो वहां से तो पकना शुरू होगा, तो सीड बन जाएगा तो वहां से पकना शुरू हुआ तो वो तीसरा फेज शुरू होगा। तो फ्लावर इनिशिएशन से या पेनिकल इनिशिएशन से आपको सीड डेवलपमेंट या फ्लावरिंग स्टेज, सीड का जो म्यूट का ठीक है, तो सीड डेवलपमेंट वाला स्टेज जो कहला रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाला वहां हो गया रिप्रोडक्टिव फेज। सीड जैसे डेवलप हो गया वहां से रैपनिंग फेज हो गया, मतलब पकना शुरू हो जाएगा सीड। ठीक है, तो अब इन फेजेस को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। इन फेजेस को फर्दर डिवाइड करना होगा अगर, तो वेजिटेटिव फेज को हम लोग डिवाइड करते हैं जर्मिनेटिंग स्टेज, सीडलिंग स्टेज और टिलरिंग स्टेज। तो जर्मिनेशन स्टेज क्या हो गया, जब हम सीड को रखे, मॉइस्चर दिए, तो वहां से क्लोप्टियाइल या रेडिकल या क्लोराइजा निकला, तो वो कहलाता है जर्मिनेशन। और वहां जर्मिनेशन से फिर डेवलप हो जाएगा एक लीफ स्टेज, लीफ वगैरह भी आ जाएगा, मतलब 5 लीफ स्टेज तक जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग सीडलिंग स्टेज। तो जर्मिनेशन से सीडलिंग डेवलप होता है, सीडलिंग को फिर हम लोग ट्रांसप्लांट वगैरह कर देते हैं, तो फिर वहां से उनमें बहुत सारे ब्रांचिंग शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोले जाते हैं टिलर्स। टिलरिंग स्टेज हो गया, टिलर्स का डेवलपमेंट जब शुरू हुआ तो टिलरिंग स्टेज कहला गया। ठीक है, तो जब तक मैक्सिमम टिलर डेवलप करेगा तब तक टिलरिंग स्टेज कहलाएगा। तो वेजिटेटिव फेज को 3 पार्ट में बांटा गया, जर्मिनेशन स्टेज, सीडलिंग स्टेज और टिलरिंग स्टेज।
ठीक है। तो सीडलिंग स्टेज में ही जो होता है हम लोग उखाड़ करके ट्रांसप्लांट करते हैं। जर्मिनेशन है कि प्लांट ग्रो कर दिए, प्लांट का जो लीफ तक आने तक का जर्मिनेट होके लीफ जब आ गया तो हो गया सीडलिंग बन गया। जर्मिनेशन स्टेज के बाद सीडलिंग स्टेज, जब पहला लीफ दिख गया। फिर सीडलिंग से जब 5 लीफ स्टेज तक रहता है, 5 लीफ तक रहेगा, वो सीडलिंग स्टेज कहलाता है। ओके, सीडलिंग स्टेज में ही हम लोग उखाड़ के फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि इसमें स्टैब्लिश होना आसान होता है प्लांट को। फिर उसके बाद जब सीडलिंग डेवलप हो जाता है तो उसके बाद ऊपर जब 5 लीफ से ज्यादा बनने लगे तो फिर उसमें ब्रांचिंग भी शुरू होने लगते हैं राइस में नीचे, जिसको हम लोग टिलर्स बोलते हैं। वो प्राइमरी टिलर, सेकेंडरी टिलर्स हमने कल बताया था। तो वो टिलर्स जो, जिसको हिंदी में कल्ले बोलते हैं, कल्ले फूटने, ठीक है, फूटता है जो कल्ला, ठीक है, तो वो टिलर्स कहलाते हैं। तो टिलरिंग स्टेज वही कहलाएगा आपको। वेजिटेटिव फेज हो गया, टिलरिंग स्टेज, तो 3 स्टेज हो गया। जय महादेव। ठीक है, तो आपको टिलरिंग स्टेज हो गया, तो ये वेजिटेटिव फेज हो गया। दूसरा फेज था आपका रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या बोले थे? जहां पेनिकल इनिशिएशन होता है। पेनिकल इनिशिएशन कहां पर दिखता है? तो जब हम बोलेंगे पेनिकल प्राइमोर्डियम, मतलब पहला सेल जो पेनिकल में बदले, तो क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाला जो लीफ होता है ना, बट वो स्वेल कर जाता है, हल्का फूला सा दिखने लगेगा। वो लग जाएगा आपको कि इसके अंदर फूल आ गया है। फूला नहीं है, फूल दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर ऐसे दिखेगा कि फूला हुआ पार्ट है, ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो लीफ वाला बड है सबसे ऊपर, तो शूट, उसी को बोलते हैं पेनिकल प्राइमोर्डियम। पेनिकल जो है शुरू हुआ है, तो वहां से शुरू होता है पेनिकल प्राइमोर्डियम से आपका रिप्रोडक्टिव फेज। और ये रिप्रोडक्टिव फेज में 3 पार्ट है, पेनिकल इनिशिएशन या बूटिंग स्टेज। बूट भी हम उसी को बोलते हैं, पेनिकल प्राइमोर्डियम को ही, जो पेनिकल जो वो स्वेल कर गया सबसे ऊपर वाला, वो बूटिंग स्टेज कहलाता है। फिर हेडिंग स्टेज क्या है? थोड़ा वो निकलेगा, मतलब जब बाहर निकलना शुरू हो गया, आपको लीफ से फ्लावर्स या पेनिकल बाहर निकलना शुरू हो गया, तो वो हेडिंग स्टेज कहलाता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज का दूसरा पार्ट हेडिंग स्टेज। ये हेडिंग स्टेज कब तक होता है? तो जब इमरजेंस शुरू हुआ, मतलब बूट जो था, बूटिंग स्टेज खत्म कब होगा? जब उससे फूल निकल बाहर दिखने लगा, तो वहां से हेडिंग स्टेज का शुरुआत होगा। अगर वो हेडिंग स्टेज अब कब तक चलेगा? जब तक वो पूरा का पूरा फूल या फिर 90% ऑफ द पेनिकल जो है, जब तक बाहर शीट से नहीं आ जाए। अंदर शीट में दबा था, फूला था शीट, वो बूट कहलाया, बूटिंग स्टेज। बाहर दिखना शुरू हो गया, हेडिंग स्टेज कहलाया। पूरा का पूरा फूल या 90% फूल तक अगर बाहर आ गया तो वो कहलाता है हेडिंग स्टेज। जब पूरा फूल आके उसमें फ्लावर खिलने लगे, आपको उसमें एंथस वगैरह दिखे, फर्टिलाइजेशन होने तक की प्रक्रिया को हम लोग तीसरा स्टेज मानते हैं रिप्रोडक्टिव फेज का, फ्लावरिंग फेज। ठीक है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर आपको एम्ब्रियो बनेगा, तो वहां से सीड डेवलपमेंट शुरू होगा। तो सीड जब बन गया तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव फेज। वहां से फिर तीसरा फेज शुरू होगा आपको, जिसको हम बोलते हैं राइपनिंग फेज। ठीक है, तो राइपनिंग फेज को भी 3 पार्ट में बांटा गया, हर फेज को 3-3 पार्ट में बांट रहे हैं। राइपनिंग फेज को बांटा गया मिल्क स्टेज, डफ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। तो मिल्क स्टेज क्या होता है ना, कि जब आपको पहला सीड डेवलप हो गया तो आप उसको क्रश करके देखेंगे तो पहले वाटरी सब्सटेंस शुरू में निकलेगा, फिर वही डेवलप हो गया तो सॉफ्ट रहता है, उसको दबाएंगे तो मिल्क की तरह, दूध की तरह निकलना शुरू होगा आपको करीब से जो सीड होगा धान का, मिल्क स्टेज। ठीक है, उसी के बाद मिल्क स्टेज जो है खत्म होता है कब? जब डफ स्टेज शुरू होता है। कब? जब वो हार्ड होना शुरू हो जाए। हार्ड होना शुरू हो जाए मतलब वो मिल्क निकलना खत्म हो जाए उससे, वो हार्ड हो जाएगा चावल, पूरा का पूरा हार्ड नहीं, फिर ये डफ स्टेज कहलाएगा तब तक। ठीक है, फिर उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज आता है, जब चावल पूरा डेवलप हो जाए, डफ स्टेज खत्म हो जाएगा और वहां से मैच्योरिटी स्टेज शुरू होगा। लेकिन अभी तक पूरा का पूरा वो ग्रीन ही दिखेगा हमें दाना। फिर मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, वो ग्रीन जो हरापन है धीरे धीरे कम होता जाएगा और भूरापन जो है आपका जो धान का कलर होता है ओरिजिनल, वो आ जाएगा, वो आना शुरू होगा। तो जब तक 90% जो है उस कलर में ना आ जाए, और तो वो कहलाता है फुल्ली राइपेंड। फुल्ली राइपेंड स्टेज है, हम लोग 100% सुखाते नहीं है, थोड़ा सा 90% तक उसको रखेंगे मैच्योर, उसके बाद हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये राइपनिंग फेज हो गया। तो अब हम लोग अगर देखें तो 3 फेजेस थे,
अब ग्रोथ एंड फेजेस में तीन, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, रैपनिंग फेज। वेजिटेटिव फेज को भी तीन पार्ट में बांटा गया, जर्मिनेशन स्टेज, सीडलिंग स्टेज और टिलरिंग स्टेज। उसी तरह रिप्रोडक्टिव फेज को भी तीन भाग में बांटा गया था, पैनिकल इनिशिएशन या बूटिंग स्टेज। बूट किसको बोलते हैं मैंने बता दिया, जब आपको शीट के अंदर फ्लावर है, फूला हुआ पोर्शन दिखने लगे। फिर हेडिंग स्टेज, जब वो निकलना शुरू हो जाए, और फ्लावरिंग स्टेज, जब फ्लावर आपको पूरा निकल के एंथेसिस हो जाए। एंथेसिस मतलब फ्लावर के खिलने को एंथेसिस बोलते हैं। रैपनिंग फेज है जिसमें हम लोग तीन पार्ट बांटते हैं, मिल्क स्टेज, डफ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, अब हमें देख लीजिए आप लोग कितना दिन टाइम लगता है जनरली। जब हम लोग सीड जर्मिनेट किए और वहां से लीफ शुरू हो गया तो ट्रांसप्लांटिंग स्टेज तक आता है, तो सीडलिंग से ट्रांसप्लांटिंग स्टेज। फिर यहाँ पर टिलरिंग शुरू होता है, टिलरिंग स्टेज है ये तीसरा वाला। फिर यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ टिलर्स होते हैं, तो यहाँ पैनिकल इनिशिएशन आपको शुरू हो जाएगा। पैनिकल फॉर्मेशन जब यहाँ पर दिखने लगे, मैक्सिमम टिलरिंग हो जाएगा, फिर आपको पैनिकल इनिशिएशन होगा। पैनिकल इनिशिएशन में क्या होगा, आपको वो ऊपर का शीट जो पोर्शन है वो स्वेल दिखेगा। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव फेज जो है अलग अलग प्लांट में अलग अलग वेरी करता है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन में ये छोटा होगा, मीडियम ड्यूरेशन में बीच का होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में ज्यादा टाइम होगा, इसी पे डिपेंड करता है। रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, जो तीन पार्ट था रिप्रोडक्टिव फेज में, तो वो टोटल मिला के 35 दिन लेता है। ठीक है, और रैपनिंग फेज करीब 1 महीने का लेता है। मतलब आपको जब सीड शुरू हो गया बनना, वहां से पकने तक 1 महीने का टाइम लेता है चावल। तो जब आपको बूटिंग शुरू हुआ, बूटिंग से आपको फर्टिलाइजेशन तक 30 से 35 दिन लगेगा, पूरा फ्लावर डेवलप होने के बाद, और सीड डेवलपमेंट के बाद 1 महीना लगता है। तो ये 65 दिन लगेगा ही लगेगा। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इतना हार्ड एंड फास्ट है कि इतना ही हो। ये वेजिटेटिव फेज वेरी करता है कि कोई क्रॉप कितना जल्दी, कितना कम समय में ग्रो करेगा, सीड डेवलप करने लगेगा। वेजिटेटिव फेज जितना अच्छा रहेगा, प्लांट उतना ज्यादा एनर्जी आपको कंजर्व करेगा, उतना अच्छा ईल्ड देगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में थोड़ा ईल्ड कम होता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन में ईल्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही जो पार्ट थे इसको भी फिगर में दिखा दिया गया आपको। वेजिटेटिव फेज करीब 60 से 100 दिन का होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज 30 से 35 दिन का होगा, और रैपनिंग फेज 30 दिन का होता है। तो ये कलर चेंज होता है यार। पहला हम लोग इसमें जो वेजिटेशन पीरियड, वेजिटेटिव पीरियड जो है, इसमें हम लोग जर्मिनेशन नहीं दिखाए हैं, लेकिन जर्मिनेशन से ट्रांसप्लांट स्टेज तक सीडलिंग ही होता है। ये सीडलिंग स्टेज हो गया, फिर टिलरिंग है, स्टेम इलोंगेशन, ये तीन, या फिर सीडलिंग स्टेज आप उसको ऐड कर सकते हो। तो ये वेजिटेटिव फेज था, 3 हो गया आपको, पैनिकल इनिशिएशन, बूटिंग और फ्लावरिंग हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज, और रैपनिंग फेज के 3 हो गए। ओके, तो अप्रोक्सीमेट वही है, पैनिकल इनिशिएशन 60 से 70 दिन लेगा, 130 दिन के नॉन सेंसिटिव वैरायटीज है जनरली। वो राइज होता है, फोटो सेंसिटिव होता है, लेकिन कुछ वैरायटीज इनसेंसिटिव वैरायटीज भी होते हैं। तो ये क्रॉप पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा और किसको मिलेगा। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए, तो याद करने के लिए आसान रहेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका सीडलिंग स्टेज, सॉरी जर्मिनेशन स्टेज था, कैसे होता है ड्रिल। इसमें पहले भी बता दिए थे कल कि इसमें आपको कोलियोराइजा निकलता है, जब सबमर्ज्ड कंडीशन में रहेगा तो कोलियोटाइल पहले निकलता है। ठीक है, आपको अलग अलग फोटोज हैं इसके प्लांट्स के। ये एडवेंटिशियस रूट्स कल भी दिखाया था मैंने, फाइब्रस रूट, ये प्राइमोर्डियम है, ग्रोइंग पॉइंट्स है, अगर सीड्स से कैसे डेवलप करता है, कौन सा, ये सबसे ऊपर वाला सेप्टम है, ये डेवलप करता है। ये जो सेप्टम है ये नोड भी ये करेगा और इलोंगेशन होता रहेगा प्लांट का। ओके, नोड इंटरनोड कैसे होता है, तो इलोंगेट होगा, सेप्टम बनेगा पहले, आपको जो ग्रोइंग सेल्स हैं उससे मल्टीप्लाई। पैनिकल शुरू में ही रहता है, लेकिन बाद में डेवलप करना। पैनिकल इनिशिएशन के सेल तो रहता ही, लेकिन वो बढ़ता जाता है, तो वो पहले आपको लीफ ग्रो करेगा, लीफ आपको बनाता जाएगा पहले। ठीक है, एक्सिलरी बड है। ओके, ये आपको एंथेसिस है, जब फ्लावर दिखेगा आपको, मतलब पहले जब फ्लावर खुलना शुरू होता है तो एंथेसिस बोलते हैं, तो दिखने लगता है इस तरह से आपको। ओके, ये हमने कल डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी। उसी तरह अगला हम देखें क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट राइस का। तो राइस को जनरली बोलते हैं खरीफ में ग्रो किया जाता है, लेकिन राइस खरीफ में भी ग्रो किया जा सकता है, रबी में भी किया जा सकता है,
और समर में भी। ये एक्चुअली जो सीजन बोलते हैं हम लोग क्रॉप के सीजन, ये क्रॉप का हार्वेस्ट करने के सीजन पे, मतलब किस सीजन में हार्वेस्ट किया जा रहा है तो उस समय क्या आपका टेम्परेचर है उसके हिसाब से बोला जाता है। अगर हम लोग सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर रहे हैं तो वो समय जनरली बरसात होता है, तो खरीफ सीजन कहलाता है। ठीक है। अगर हम नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको ठंडे का मौसम हो जाता है, तो रबी सीजन कहलाता है। और मार्च अप्रैल में कर रहे हैं हार्वेस्ट अगर हम राइस को, तो वो समर या स्प्रिंग सीजन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय उस तरह का टेम्परेचर रहता है। तो अगर हम सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करना है तो मई जून में आपको रोपना होगा या सोइंग करना होगा। नवंबर दिसंबर के लिए जून जुलाई में करना पड़ेगा, और मार्च अप्रैल में करने के लिए नवंबर दिसंबर में करना पड़ेगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर में करने का मतलब वो सीजन जाड़े में जाएगा लेकिन हार्वेस्ट होगा गर्मी में। तो इस तरह से तो लोकल नाम है, जैसे खरीफ को बिहार और बंगाल में औस बोला जाता है। ठीक है, रबी को अमन या अगहनी भी बोला जाता है, और समर को जो गर्मी में होता है उसको यहाँ पर हम सब जगह नहीं ले सकते हैं, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल में लेते हैं जनरली। ठीक है, तो उड़ीसा में उसको दलुआ बोलते हैं और वेस्ट बंगाल में बोरो बोलते हैं। तो ये एग्जाम पूछता है कि बोरो राइस अगर समर में उगाने वाले राइस को क्या बोलते हैं, तो बोरो राइस वेस्ट बंगाल में बोलेंगे, दलुआ राइस उड़ीसा में बोलेंगे। ओके, राइस जो है लगभग हर कंडीशन में ग्रो किया जा सकता है, किसी भी हाइट पे ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ये जो है हॉट और ह्यूमिड जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को प्रीफर करता है। इंडिया में ये 8 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ग्रो किया जा सकता है, मतलब 8 से 35 डिग्री पूरा लगभग इंडिया का ये पोर्शन है। ठीक है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट प्रीफर करता है, और जो भी जगह है जहाँ पर ज्यादा देर तक सनशाइन रहे, हॉट ह्यूमिड के साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी रहे और ज्यादा सनशाइन रहे, सनशाइन मतलब ज्यादा देर तक रोशनी रहे, ठीक है, सूरज की रोशनी रहे, तो वहां पर ये सबसे अच्छा ग्रो करता है राइस। तो ये अगर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में है तो क्लाइमेट ही बताता है ना। ठीक है, और इसका जो एवरेज टेम्परेचर है पूरा लाइफ पीरियड के लिए थ्रू आउट लाइफ 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रीफर करता है। ओके, रिक्वायर्ड टिल्डिंग में ज्यादा टाइम टेम्परेचर अच्छा होता है, ग्रोथ में कम रहे तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो टिल्डिंग कब होता है, तो उसी समय हम लोग शो करते हैं प्लांट को रुपाई वुपाई करें कि वो ग्रोथ स्टेज में टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में रहे टिल्डिंग स्टेज में, और बाकी जो ग्रोथ स्टेज रहे वो थोड़ा सा कूलर हो जाए। तो इस तरह का सीजन हम लोग एडजस्ट करते हैं कब प्लांट को रोपना चाहिए। ठीक है, ब्लूमिंग है मतलब फ्लावर पूरा खिलने के स्टेज के लिए 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर उसको अच्छा होता है, आइडियल होता है। ठीक है, और पकने के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आइडियल होता है राइस के लिए। ठीक है, तो 20-25 आता है अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय तक पक जाता है। ठीक है, फोटोपिरियोडिकली शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट हम लोग कैसे बोलते हैं, तो जो प्लांट किस स्टेज में आपको किस सीजन में फ्लावरिंग शुरू होता है, फ्लावरिंग शुरू होने के लिए अगर कोई प्लांट दिन का रोशनी कम चाहिए और अंधेरा ज्यादा चाहिए तो वो कहलाता है शॉर्ट डे प्लांट। और लॉन्ग डे प्लांट होता है जिसको लंबा दिन चाहिए और छोटा रात चाहिए फ्लावरिंग के लिए, तो वो लॉन्ग डे प्लांट होता है। अभी हम राइस कर रहे हैं तो अभी तो लगेगा कि आपको लॉन्ग डे है, लेकिन राइस में जब फ्लावरिंग होता है तो उस समय दिन छोटा होने लगता है, रात बड़ा होता है, तो इसलिए राइस को बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट है। गेहूं हम लगाते हैं उस समय जब रोपते हैं गेहूं को तो उस समय दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है, लेकिन जब गेहूं पकने का टाइम आता है अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, तो उस समय क्या होता है दिन बड़ा होता है, तो जो है वो लॉन्ग डे प्लांट हो गया गेहूं। ये कंफ्यूज नहीं करना है कि कब लगा रहे हैं उस पर नहीं, जब कब फ्लावरिंग हो रहा है तब उसके हिसाब से हम लोग उसको फोटो पीरियड बोलते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट है राइस से। ठीक है, तो राइस का अगर क्रिटिकल टेम्परेचर है तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये जो हाई और लो है तो मतलब इसके नीचे वो उसका जो ग्रोथ स्टेज है वो नहीं होगा, और हाई है तो उसके ऊपर में नहीं होगा। ऑप्टिमम का मतलब है उस कंडीशन में वो अच्छा ग्रो करेगा। जैसे जर्मिनेशन है तो 16 डिग्री से नीचे पे जर्मिनेशन नहीं होगा राइस का, और 45 के ऊपर भी नहीं होगा। सबसे अच्छा जर्मिनेशन 18 से 40 के बीच के टेम्परेचर पे होगा। उसी तरह सीडलिंग इमरजेंस है, 12 से नीचे नहीं होगा, 35 के ऊपर सीडलिंग अच्छा नहीं करेगा, हो सकता है मर जाए, लेकिन 25 से 30 पे वो अच्छा ग्रो करेगा। रूटिंग के लिए 16 से 35 क्रिटिकल टेम्परेचर है, 16 से 35, 16 से नीचे 35 के ऊपर नहीं सर्वाइव करेगा अच्छा से, लेकिन 25 से 28 पे वो बहुत ही अच्छा रूटिंग करेगा।
लीफ इलोंगेशन है 7 से 45 है, 7 के नीचे लीफ इलोंगेशन बंद हो जाएगा, 45 के ऊपर खत्म हो जाएगा लगभग, और 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वो बहुत ही अच्छा लीफ इलोंगेट करता है। टिलरिंग मतलब जो ब्रांच शुरू होता है 9 से 16 कम से कम चाहिए, 33 ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, 25 से 31 पे वो अच्छा करता है। पैनिकल प्राइमोर्डियम टेम्परेचर कम रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो 15 से नीचे नहीं जाएगा, उसके ऊपर चलता है, अच्छा रहेगा। पेनिकल डिफरेंशिएशन मतलब पेनिकल में अलग अलग फिर बनना फ्लावर्स का, तो 15 से 20 और 30 के बीच में, 15 से 30 के बीच में, इसके नीचे ऊपर में वो सर्वाइव नहीं करेगा अच्छे से पेनिकल डिफरेंशिएट नहीं होगा। एंथेसिस मतलब फ्लावर का खुलना सबसे अच्छा होगा 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। राइपनिंग भी है तो 19 से 20 डिग्री टेम्परेचर जब रहता है, मतलब सितंबर अक्टूबर में या नवंबर में, तो उस समय अच्छा से प्लांट जो है पकेगा। तो ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर है राइस के लिए, राइस के ग्रोथ स्टेजेस के लिए। ओके, अब अगला है कि राइस का हम लोग सॉइल रिक्वायरमेंट देखें। ये लास्ट है आज के टॉपिक का डिस्कशन, सॉइल रिक्वायरमेंट। राइस को कैसा सॉइल चाहिए? तो राइस को बोला जाता है लगभग हर तरह के सॉइल में, चाहे अल्कलाइन हो, एसिडिक हो, किसी भी तरह के सॉइल में ग्रो कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो है उसका क्ले और सॉरी क्ले लोम में वो ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि क्ले में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। राइस जो है एक सेमी एक्वेटिक प्लांट है, समझ, उसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो वैसा मिट्टी जो ज्यादा होल्ड कर सके पानी को, तो वो ज्यादा अच्छा आपको राइस के लिए होगा। तो क्ले और लोम, क्ले लोम, लोम्स नहीं, क्ले लोम्स, तो क्ले होने के कारण उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो राइस कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सूटेड है, सबसे अच्छा है। लेकिन बाकी में भी कर सकते हो। ओके, राइस तो जो सबमर्ज कंडीशन को भी करता है। तो इंडिया में दो तरह के राइस होते हैं, एक लो लैंड राइस और एक होता है अपलैंड राइस। मतलब लो लैंड राइस मतलब जहाँ पानी की कमी नहीं हो, बहुत ज्यादा मतलब पानी मिला रहे निचली जमीन, ऊपर में मॉइस्चर रहेगा इसमें फील्ड में आपको, लेकिन पानी जमा नहीं रहता है, तो वो अपलैंड राइस है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा राइस उगाया जाता है लो लैंड कंडीशन में, ठीक है। और ये बहुत तरह के सॉइल रिएक्शन, अब सबमर्ज कंडीशन में तो सॉइल रिएक्शन भी बहुत तरह के होंगे, तो वो उनको टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। उसी तरह उसका पीएच रेंज जो होता है 5.5 से 5.5 से, जी मैं आ रहा हूँ, 5.5 से 6.5 के बीच का पीएच को जो है वो बेस्ट सूटेड है। अगर लेकिन अल्कलाइन में ग्रो करना उसको पसंद नहीं होता है, एसिडिक कंडीशन में ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा राइस। ओके, तो अगर अल्कलाइन कंडीशन में उगाना भी है तो हमें जिप्सम और पायराइट जो है उसको रिक्लेमेशन करना पड़ेगा सॉइल का पहले, ठीक है। ओके, कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हो। सर एक वर्ड था कारियोप्सिस, उसका मतलब क्या होता क्या चीज? एक वर्ड था सर कारियोप्सिस करके, कैरियोप्सिस, मतलब सीड को कैरियोप्सिस बोलते हैं। राइस के सीड का नाम है कैरियोप्सिस, पैनिकल है, स्पाइकलेट उसके इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट हो गया है ना, पूरा एक फ्लावर को। और कैरियोप्सिस एक सीड जो होता है ना, सीड जैसे लेग्यूम होता है, आपको लेग्यूमिनस क्रॉप के उसको बोलते हैं लेग्यूम्स, या पॉड बोलते हैं, पॉड बोलते हैं ना मटर के इसको। तो जो इसका है आपको ग्रास फैमिली का, ग्रैमनी फैमिली में जो उसका सीड होता है पूरा का पूरा, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोप्सिस, ठीक है। यस सर। हाँ बेटा, बूटिंग स्टेज किसे कहते हैं ये बता दीजिए ना। बूटिंग बेटा, बूट का मतलब एक तो जो ऊपर का जो सबसे टॉप मोस्ट राइस का प्लांट होगा ना, तो वहां पर शीत फूलना शुरू हो जाता है, समझे। जैसे मान लो राइस का प्लांट है तो वो ऊपर फूल, जब फ्लावर शुरू होगा बनना ना अंदर में, तो बाहर डायरेक्ट तो बाहर जाता है। बाकी प्लांट में जो आपको कली दिखता है, यहाँ कली भी नहीं दिखेगा, कली नहीं दिखता है ना, वो दबा हुआ रहेगा। पहले पूरा का पूरा फ्लावर अंदर दबा रहता है प्लांट के ऊपर में, शीथ में, लीफ शीथ में, है ना। तो उसी को बोलते हैं, उसी को बूट बोलते हैं, उसी को बूटिंग स्टेज बोलते हैं, जब फ्लावर निकला नहीं है, अंदर दबा हुआ है। ओके सर, थैंक यू। और कोई?
हेलो हेलो सर। हेलो हेलो, आ रहा है, आवाज आ रहा है, बोलो। सर, कल आप बताए थे ना कि चावल ऊपर में थोड़ा सा टूटा हुआ रहता है सारा चावल, तो वो क्यों रहता है सर? क्यों? वो जब आप मिलिंग करते हैं, ठीक है, तो ब्राउन लेयर को हटाते हैं जब, दो तरह से होता है। अगर उसना चावल है, एक मतलब पार बॉइल्ड राइस होता है। अगर खाली आप ऊपर यस सर। दिए तो अंदर का वो जो ऊपर एम्ब्रियो जहां पर होता है, पूरा पूरा चावल क्या है, वो आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर है ना, यस। लेकिन तो सबसे ऊपर में आपका एम्ब्रियो रहता है। एम्ब्रियो सबसे ऊपर रहता है, वो एम्ब्रियो टूट के हट जाता है, ठीक है। कभी आप मूंगफली के दाना को देखना, ऊपर से हल्का टूट जाएगा, अगर आप ऐसे निकालोगे तो जहां पर उसका टूट के तो छोटा सा निकल जाता है, कभी मूंगफली में देखना, देखे हो? यस सर, यस सर। ऊपर में जहां छोटा सा एक पोर्शन रहता है, ठीक है, तो वो उसका एम्ब्रियो होता है, पूरा का पूरा सीड एम्ब्रियो नहीं होता है। तो उसी तरह राइस का जो एम्ब्रियो होता है उस कॉर्नर पे होता है, तो वो जब आप हलिंग या मिलिंग प्रोसेस कर रहे हो तो वहां से टूट जाता है। आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, और कोई? ठीक है, आज का लेक्चर खत्म करें? हाँ, सर नोट्स भेज दीजिएगा ना। भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे बेटा।